अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम जो हमने अपनी बात ख़त्म की थी वो फ्यूजन वेल्डिंग पे की थी। उसमें हमने मेटल आर्क वेल्डिंग देखी थी कि वो किस तरह वर्क करती। अब जो फ्यूजन वेल्डिंग में ना बेसिकली चार प्रोसेसेस बताए थे मैंने कि अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ हीट होते हैं। उसमें एक था इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग। अब इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग ही हमने बेसिकली पिछले लेक्चर में बात एंड की थी इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग। अब इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग की फर्दर सब कुछ टाइप्स थी। सब टाइप्स जो हैं इसमें से सबसे पहले है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। ठीक है, शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग SMAW। अगर कहीं पर लिखा आ जाए शॉर्ट फॉर्म में SMAW, इसका मतलब क्या है? शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। अब जो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है ये बेसिकली वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है और सबसे सिंपलेस्ट भी वेल्डिंग प्रोसेस जो है वो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग प्रोसेस है। ओल्डेस्ट भी है और सिंपलेस्ट भी है। अब जो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग है ये फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करता है। इलेक्ट्रोड मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड यूज होता है वो फ्लक्स कोटेड होता है। ठीक है, फ्लक्स कोटेड, ये इलेक्ट्रोड में ना फ्लक्स कोटिंग हुई हुई है। अब फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का पर्पस क्या है? जो सॉलिड मेटल है उसको एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करना। ठीक है, सॉलिड मेटल होगा उसको किससे प्रोटेक्ट करेगा? ये एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा? जो जॉइंट बनेगा वेल्डेड जॉइंट वो स्ट्रांग होगा और ड्यूरेबल होगा। तो दैट्स वाई जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है इन शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग वो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। ठीक है, और वो फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड का पर्पस क्या होता है? वो प्रोटेक्ट करता है मेटल को एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन। ठीक है, फ्रॉम एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द कंटेमिनेट्स विच आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और वेल्ड को स्ट्रांग और ड्यूरेबल बनाता है। मैंने बताया था कि अगर ऐसा ना हो, तो अगर एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट ना किया जाए तो एक तो वेल्ड जो होता है वो लेस करोजिव होता है। ठीक है, करोजन के लेस करोजिव रेजिस्टेंस होता है कि जो रेजिस्टेंस अगेंस्ट करोजन होती है वो कम होती है, और इम्ब्रिटल होता है यानी कि बहुत ज़्यादा ब्रिटल होता है। तो ज़ाहिर है वेल्ड को जो है वो एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से बचाना है, जो एटमॉस्फेयर में कंटेमिनेंट्स हैं उनसे बचाना है। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन है वो नाइट्राइड्स बनाएंगी, जो ऑक्साइड्स बनेंगे उससे बचाना है। तो ये फ्लैक्स कोटिंग इसीलिए की जाती है कि ये जो है ये बेसिकली उस सॉलिड मेटल को एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करती है और वेल्ड को स्ट्रांग और ड्यूरेबल बनाती है। अच्छा, अब जो आर्क है वो किसके दरमियान क्रिएट हो रही है? ये इलेक्ट्रिक आर्क है। ठीक है, ये बिटवीन फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के दरमियान जो है ना वो एक क्रिएट हो रही है इलेक्ट्रिक आर्क। अब जो मोल्टन मेटल है, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है उसमें से क्या होगा? जो मोल्टन मेटल है वो ट्रेवल करेगा इलेक्ट्रोड से। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड से जो मोल्टन मेटल ट्रेवल करेगा वो इलेक्ट्रिकल आर्क के थ्रू ट्रेवल करेगा और डिपॉजिट हो जाएगा इस वर्क पीस में। ठीक है, जब वेल्ड करते हैं वो स्वेल हो जाती है ना जगह, वो जो अलग से एक मेटल ऐड हो जाता है जो उसको ज्वाइन करता है, वो अलग जो एडिशनल वो मोल्टन जो मेटल होता है वहीं फिर सॉलिडिफाई होता है ना। तो वो मेटल कहाँ से आता है? वो यहाँ से ही आता है ना। इलेक्ट्रोड जो है वो इलेक्ट्रिक आर्क सप्लाई कर रही है, तो टिप ऑफ इलेक्ट्रोड और ये जो आपका वर्क पीस है, ये टेम्परेचर जब मेल्टिंग पॉइंट को पहुंचता है तो जो मोल्टन मेटल होता है वो ट्रेवल करता है कहाँ से? ये इलेक्ट्रोड से। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल आर्क के थ्रू तो डिपॉजिट हो जाता है वर्क पीस पे। ठीक है, तो ये बेसिकली शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग थी। इसमें फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। मेन इसका जो क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट था वो यही था कि फ्लक्स कोटेड इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। और वर्क पीस में दोबारा बता दूं कि वो ऑब्जेक्ट वर्क पीस होता है बीइंग वर्कड ऑन विद द टूल। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट बीइंग वर्कड ऑन विद अ टूल और मशीन, उसको हम कहते हैं वर्क पीस, जिस पे काम कर रहे हो किसी भी चीज से। अच्छा, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस मैं बता चुका हूँ। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस कितनी होनी चाहिए शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में? वो यही जो फार्मूला था 0.707 इंटू लेग साइज, यानी कि जो साइज ऑफ वेल्ड है उससे आप मल्टीप्लाई करा दो तो वो आती है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस। अच्छा, ये वही है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ही है पिछला ही है, उसी के आगे जो है क्या नाम है एक्सटेंशन है। अच्छा, अब जब वो जो फ्लक्स है ना, क्योंकि आपने फ्लक्स इलेक्ट्रोड को जो है ना उसकी कोटिंग की होती है फ्लक्स की, तो वो जब फ्लक्स मेल्ट करता है ना वो एक गैस बनाता है।
एक प्रोटेक्टिव गैस बनाता है। ठीक है, वो गैस क्या करती है, वो गैस प्रोटेक्ट करती है जो एटमॉस्फेयर होता है उससे। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास है ना, ये एक प्रोटेक्टिव, ये फ्लक्स जब मेल्ट कर रहा है ना, इलेक्ट्रोड जो था ये फ्लक्स कोटेड था, ये मेल्ट करेगा यहाँ पे ना, ये एक प्रोटेक्टिव गैस बनेगी। वो ये जो वेल्ड पूल है, यानी यहाँ पे जो वेल्डिंग मेटल था, उसको ना ये एटमॉस्फेरिक गैसेस से वो गैस प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ से जो गैस आएगी ना, वो यहाँ पे जो गैस बनेगी ना, ये जब फ्लक्स मेल्ट होगा, वो फ्लक्स मेल्ट होने के बाद वो एक जो है गैस बनाएगा। वो गैस क्या करेगी, ये सराउंडिंग गैस, यहाँ पे जो गैस गैस बन रही है, शील्डिंग गैस बनाएगी, शील्ड कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। तो जो एटमॉस्फेयर है बाहर, वो गैस उस एटमॉस्फेयर से उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है इस वेल्डिंग पूल को। यहाँ पे जो वेल्ड होना है, जो वेल्डिंग पूल बन रहा है, इस वेल्ड को ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है उस एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से। ठीक है, तो वो फ्लक्स जो कोट किया जाता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो फ्लक्स जब मेल्ट करता है, मेल्ट करने के बाद एक शील्डिंग गैस बनाता है, जो कि एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन को जो जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, और वेल्डिंग पूल को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात पीछे मैंने की थी कि जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होती है शील्ड मेटल आर्क में, वो किसके इक्वल होती है, वो ये फार्मूला है 0.707 मल्टीप्लाई साइज ऑफ लेग। ये फार्मूला तब यूज होगा जब लेग का जो साइज है, यानी जो वेल्ड का साइज है, लेग साइज साइज ऑफ वेल्ड ही था ना, जो वेल्ड का साइज है, वो जब हमने फिलेट वेल्ड पढ़ा था तो उसमें ये लेग साइज था ना, यहाँ से यहाँ तक थ्योरेटिकल फिलेट था ये। ठीक है, ये एस, एस से कह लो या एल ले लो, इसको जिस मर्जी से इसको डिनोट कर लो। अच्छा, अगर लेग साइज 3/8 इंचज से कम है तो ये फार्मूला यूज होगा। अगर लेग साइज 3/8 इंचज से ज़्यादा है, तब आप क्या करोगे, इस फार्मूला में जो लेग साइज है उसमें 0.11 ऐड करो। ठीक है, फार्मूला यही यूज होगा थ्रोट थिकनेस निकालने का, 0.707 मल्टीप्लाई साइज ऑफ लेग। लेकिन ये फार्मूला जो है, अगर साइज ऑफ लेग जो है वो लेस देन 3/8 इंचज है, और अगर लेग साइज जो है 3/8 इंचज से ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे अगर 3/8 इंच से कम है तो एज इट इज साइज ऑफ लेग यहाँ पे इस फॉर्मूला में यूज करोगे। लेकिन अगर साइज ऑफ लेग 3/8 इंच से ज्यादा है, तो उस साइज में आप 0.11 ऐड करके फिर ये फार्मूला यूज करोगे। ये चीज ध्यान में रखनी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग के केस में। अब है जी सेकेंड टाइप है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, अब जो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है, ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की आगे सब टाइप है दूसरी। अब सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में को SAW शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ठीक है, SAW सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। जिस तरह जो है आपकी शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की जो शॉर्ट फॉर्म थी वो थी SMAW, तो मतलब था शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जो भी पीछे पड़ी। ठीक है, और जो आपकी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग है उसकी शॉर्ट फॉर्म है SAW। अब जो SAW है यानी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ये ज्यादातर कॉमनली कहाँ पे यूज की जाती है, इंडस्ट्रीज में। ठीक है, जहाँ पे थिक स्टील शीट्स को इन्वॉल्व किया जाता है, और जहाँ पे लॉन्ग वेल्ड्स रिक्वायर होते हैं, मतलब आपकी वेल्डिंग की लेंथ बहुत बड़ी है, लॉन्ग वेल्ड कर रही है। ठीक है, लेंथ जो वेल्ड की है बहुत ज़्यादा है, या जहाँ पे शीट्स जो है वो थिक स्टील शीट्स हैं, उनकी थिकनेस ज़्यादा है। ठीक है, थिकनेस उन शीट्स की ज़्यादा है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। कहाँ पे, इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे लॉन्ग वेल्ड्स आर रिक्वायर्ड, जहाँ पे थिक शीट्स आर इन्वॉल्व। अब जो वेल्डेड, जो आपकी समझ आर्क वेल्डिंग है, फिगर अगर आप देखो, इसमें सबसे पहले ये होता है वेल्डिंग हेड।
वेल्डिंग हेड जो है ना फीड करता है फ्लक्स को और फिलर को वेल्डिंग जॉइंट में, ठीक है। इसके थ्रू आपका जो है ना फ्लक्स और जो फिलर मटेरियल होता है वो वेल्डिंग जॉइंट में जाता है, फीड करता है इसको वेल्डिंग हेड। इसके बाद ये फ्लक्स हॉपर्स हैं। हॉपर का मतलब होता है कोई चीज स्टोर करना किसी चीज के अंदर। फ्लक्स हॉपर क्या करता है, फ्लक्स को स्टोर करता है। जो आपका फ्लक्स है फ्लक्स को स्टोर करता है और उसके रेट को कंट्रोल करता है, फ्लक्स डिपोजिशन रेट को। जो फ्लक्स डिपॉजिट होता है ना जॉइंट में, उसके रेट को फ्लक्स हॉपर जो है वो कंट्रोल करता है ऑन द वेल्डिंग जॉइंट। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स बेसिकली अभी पीछे बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि फ्लक्स जो है उस मोल्टन वेल्ड को एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। फ्लक्स जो है वो वेल्ड मेटल को क्लीन करता है। फ्लक्स जो है वो उसकी केमिकल कंपोजिशन को, वेल्ड मेटल की केमिकल कंपोजिशन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। अब फ्लक्स में क्या क्या हो सकता है, फ्लक्स बेसिकली फ्लोराइड्स होते हैं कैल्शियम के, या ऑक्साइड्स होते हैं कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, सिलिकॉन के, एल्यूमिनियम के, या मैग्नीज के, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो सकता है कि कैल्शियम फ्लोराइड हो सकता है, फ्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, या फिर ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, या फिर ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम, या फिर ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, या फिर ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड या फिर ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज, ठीक है। तो फ्लक्स जो है वो फ्लोराइड्स भी हो सकते हैं और ऑक्साइड्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट मैंने बताया आपको। अब फ्लक्स जो है वो इस हॉपर के थ्रू जो है वो क्या होता है, उसकी हम जो डिपोजिशन रेट है फ्लक्स की वो वेल्डिंग जॉइंट पे उसको कंट्रोल करते हैं, उस हॉपर के थ्रू हम उसको ऐड करते हैं। और वेल्डिंग हेड क्या करता है, फीड करता है फ्लक्स और फिलर मटेरियल को वेल्डिंग जॉइंट में। अब जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड वायर है, अब इलेक्ट्रोड जो होते हैं जनरली इलेक्ट्रोड किस चीज़ के होते हैं, वो कॉपर कोटेड होते हैं, कॉपर की कोटिंग हुई होती है इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। इलेक्ट्रोड जो है रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं, जो जंग होता है ना उसको नहीं लगने देते, रस्ट को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा है इसमें ओवरऑल, इस जो आपकी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग है, इसमें ये होता है कि जो फ्लक्स होता है इट स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन द जॉइंट टू बी वेल्डेड। जिस जॉइंट को आपने वेल्ड करना है ना, ठीक है, उसमें वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जॉइंट आपने जिसको वेल्ड करना है ना उसमें आपका ये जो फ्लक्स है वो डिपॉजिट शुरू हो, जमा होना शुरू हो जाता है। जो फ्लक्स के दो पोर्शन है, एक फ्लक्स का होता है अपर पोर्शन, ठीक है, जो कि विद मतलब ये अगर लेट्स सपोज फ्लक्स है, इसका ये ऊपर वाला पोर्शन है जो कि एटमॉस्फेयर के साथ जो है वो इन कांटेक्ट है, ओपन है टू एटमॉस्फेयर, ठीक है। इट रिमेन्स अनचेंज, इट कैन बी रीयूज, ठीक है। इस पोर्शन को आप दोबारा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो लोअर पोर्शन होता है फ्लक्स का, लोअर पोर्शन फ्लक्स लेयर का, ठीक है, जो लोअर मेल्टेड फ्लक्स होता है वो स्लैग बन जाता है, ठीक है। ये स्लैग जो लेयर बता रहा है वो स्लैग बन जाता है। स्लैग कहते हैं जो वेस्ट मैटर विच इज सेपरेटेड फ्रॉम मेटल्स। स्लैग क्या होता है, जो वेस्ट मेटल होता है, मैटर होता है जो कि मेटल्स के से सेपरेट हो जाता है। तो जो लोअर पोर्शन है ना फ्लक्स का, मेल्टेड फ्लक्स का, वो स्लैग बन जाता है। और जो अपर पोर्शन है उसको आप रीयूज कर सकते हो, जो कि इन कांटेक्ट है विद एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसको आप रीयूज कर सकते हो, वो अनचेंज रहता है। लेकिन जो लोअर मेल्टेड फ्लक्स होता है वो स्लैग बन जाता है, ठीक है। स्लैग क्या है, वेस्ट मटेरियल होता है, और जो ही वेल्डिंग की जाती है उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का प्रोसेस था कि इसमें जो है इलेक्ट्रोड्स जो यूज होते हैं वो कॉपर कोटेड होते हैं जो कि रस्टिंग से प्रिवेंट करते हैं। फिर मैंने बताया कि फ्लक्स कौन सा यूज होता है इसमें, ठीक है। फ्लक्स हॉपर का क्या काम है, जो वेल्डिंग हेड है उसका क्या काम है, ये शील्डेड आर्क वेल्डिंग यूज कैसे होती है और इसका ऑपरेशन क्या है। नेक्स्ट जो वेल्डिंग की टाइप है वो है फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग, ठीक है। फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग, ये इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की सब टाइप है, उसी की जो इलेक्ट्रिक आर्क हमने पढ़ी थी। अब ये जो वेल्डिंग टेक्निक है ना, इट परफॉर्म वेल आउटडोर्स, इनडोर्स से ज़्यादा जो है ये, इनडोर में तो ठीक है, आउटडोर्स में बहुत सी वेल्डिंग टेक्निक्स जो है ना दे बेसिकली डू नॉट परफॉर्म वेल।
ठीक है, तो ये जो वेल्डिंग टेक्निक है फ्लक्स कोर्ड आर्क वेल्डिंग, ये आउटडोर में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, इवन इन विंडी कंडीशंस। अगर विंड की कंडीशन है उन जगहों पे भी ये जो आर्क वेल्डिंग है फ्लक्स कोर, ये अच्छा परफॉर्म करती है। और ये जो है ना, इस वेल्डिंग टेक्निक की स्पीड हाई होती है। ठीक है, इसकी हाई वेल्डिंग स्पीड है फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग की। और ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है। फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग की बात कर रहा हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज है। इसमें हम यूज क्या करते हैं, एक ट्यूबुलर वायर यूज करते हैं। ये जो वायर है ना, ये ट्यूबुलर है। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब लाइक शेप है इसकी, पाइप लाइक शेप है वायर की। ठीक है, इसमें हम ट्यूबुलर वायर यूज करते हैं, जिसको हमने किसके साथ फिक्स किया होता है, इस फ्लक्स के साथ। ये फ्लक्स है, उसके साथ हमने वायर को फिक्स किया होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है कि फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग में हम एक ट्यूबुलर वायर यूज करते हैं विच इज ट्यूब लाइक शेप, जो नजर आ रहा है सामने, और उसको फिक्स किया जाता है विद अ फ्लक्स। फ्लक्स में बता चुका हूँ क्या है, पहले फ्लक्स पीछे जाके रिकॉर्डेड वीडियो दोबारा सुननी है, उसमें पहले फ्लक्स को पक्का करना है, व्हाट इज फ्लक्स, फिर आगे आना है। पता ही नहीं है फ्लक्स क्या है और आगे सुन रहे हो तो फायदा नहीं है उसका। अच्छा, अब आर्क जो है, इस वेल्डिंग टेक्निक में क्या होती है कि आर्क आर्क होती है सस्टेन्ड स्पार्क। ठीक है, ये जो आर्क है इसको इनिशिएट किया जाता है बिटवीन कॉन्टिन्यूस वायर इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस। ये वर्क पीस है जिसपे काम हो रहा है। ठीक है, आर्क जो इनिशिएट होती है वो एक वायर इलेक्ट्रोड होता है इसमें। ये वायर इलेक्ट्रोड है ना, वायर इलेक्ट्रोड क्या है कि फ्लक्स के गिर्द वायर जो है वो फिक्स हुई हुई है, ट्यूबुलर वायर। तो ये वायर इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड क्या है, वो जो आर्क को सप्लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक आर्क को थ्रू बाय इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रोड है। तो जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वो क्या कर, जो आर्क है वो कैसे इनिशिएट हो रही है, वो कैसे स्टार्ट हो रही है, वो बिटवीन कॉन्टिन्यूस वायर इलेक्ट्रोड, ये वायर इलेक्ट्रोड है, एंड वर्क पीस के दरमियान ये आर्क है। इट इज इनिशिएटेड बिटवीन कॉन्टिन्यूस वायर इलेक्ट्रोड एंड वर्क पीस। फ्लक्स जो होता है ना, ये जो अंदर फ्लक्स है वायर के अंदर, फ्लक्स मेल्ट करता है। इस इन सब में फ्लक्स की कंपोजिशन डिफरेंट है। जितनी भी टाइप्स है ना, फिनोमेना एक ही है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है, फ्लक्स की कंपोजिशन डिफरेंट है और थोड़ी सी टेक्निक में डिफरेंस है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो फ्लक्स था इस वायर के अंदर, ये इसी चीज का जो है ना व्यू है। ठीक है, ये ठहरो। अच्छा, ये फ्लक्स जो है ये क्या करेगा, मेल्ट करेगा जब वेल्डिंग, ड्यूरिंग वेल्डिंग ये फ्लक्स मेल्ट करेगा। अब मेल्ट करेगा तो जो यहाँ पे एक शील्डिंग गैस बनेगी, ये शील्डिंग गैस है। ये क्या है, वो जो फ्लक्स मेल्ट किया ना उसने एक शील्डिंग गैस, एक गैसीय शील्डिंग इन्वेलप बना लिया। फिर वही चीज जिससे पहले कह रहा था कि एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेंट्स को वो प्रोटेक्ट करेगा, इस जो वेल्ड टूल है, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करेगा एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन से। ये इसमें सारा चक्कर है कि जो फ्लक्स है ये क्यों यूज हुआ। स्पार्क आया, स्पार्क क्या कर रहा है, वो मोल्टन मेटल को पिघला रहा है। ठीक है, फिर वहां से जो फ्लक्स है वो भी पिघलेगा, वो भी आस्ता आस्ता पिघलेगा, वो क्या करेगा, एक शील्डिंग, ये जो है ना क्या कहते हैं, एक शील्डिंग गैस बनाएगा। वो क्या करेगी, एटमॉस्फेरिक गैसेस को प्रोटेक्ट करेगी। किसको प्रोटेक्ट, एटमॉस्फेरिक गैसेस से किस चीज को प्रोटेक्ट करेगी, इस वेल्ड पूल को प्रोटेक्ट करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्लक्स यूज किया जाता है फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग में, फ्लक्स क्या यूज किया जाता है, फ्लक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनेट एंड सिलिकेट मटेरियल। ये फ्लक्स जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है कार्बोनेट एंड सिलिकेट मटेरियल्स का। ठीक है, तो ये सारा इसमें प्रोसेस है फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग में। नेक्स्ट है मेटल आर्क इनर्ट गैस वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, MIG। मिग वेल्डिंग होती है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। अगर आ जाए कहीं पे कि मिग वेल्डिंग के बारे में बताओ, तो मिग का क्या मतलब है, मेटल आर्क इनर्ट गैस वेल्डिंग, MIG। तो जो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होती है वो यूज होती है बोथ थिन एंड थिक शीट्स के लिए। ये याद रखना है कि अगर शीट्स थिन है, उनकी थिकनेस कम है, या फिर शीट्स थिक हैं जिनकी थिकनेस ज़्यादा है, दोनों तरह की शीट्स के लिए हम मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। अब जो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग है, इसमें एक वायर इलेक्ट्रोड यूज होता है। इसको मैं अगर अच्छे तरीके से दिखा सकूं, ये ये है जी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। अब इसमें एक वायर इलेक्ट्रोड यूज होता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोड जो है, ठीक है, ये वायर इलेक्ट्रोड है, ये वायर इसमें से पास हो रही है। ठीक है, ये वायर, तो इसमें एक वायर इलेक्ट्रोड यूज होता है जो कि कॉन्स्टेंटली मूव करता है थ्रू द गन। ये ओवरऑल एक गन है। ठीक है, इसमें से वायर इलेक्ट्रोड कॉन्स्टेंटली जो है ना मूव कर रहा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है वायर इलेक्ट्रोड, वो एक जो है स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट कर रहा है ये। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क बना रहा है। ठीक है, और फिर वो मेल्ट हो के क्या बना रहा है, एक वेल्ड बना रहा है, एक मोल्टन वेल्ड पूर बना रहा है। ठीक है, सिंपल है कि इसमें जो है ना, जो इलेक्ट्रोड मैंने बताया था, इलेक्ट्रोड और फ्लक्स का डिफरेंस होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो वायर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इट इज अ वायर फेड कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। तो वो क्या करता है, वो कॉन्स्टेंटली मूव करता है थ्रू द गन और एक स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क बनाता है। ठीक है, ये जो आर्क है, ठीक है, इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट करता है, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क जो कि मेल्ट होके एक वेल्ड बनाती है। और इसके अलावा जो फ्लक्स होता है वो क्या करता है, वो एक शील्डिंग गैस बनाता है जो कि एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशंस को रोकती हैं। इस जो वेल्डिंग पूल है, ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो MIG वेल्ड्स है, दे आर शील्डेड फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन बाय इनर्ट गैस, क्योंकि इसका नाम था मेटल इनर्ट गैस। तो यहाँ पे जो इनर्ट गैस होती है वो एक शील्डिंग, ये जो है ना, ये एक शील्डिंग गैस, ये इनर्ट गैस है जो कि एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशंस को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही हैं इस वेल्डिंग पूल को बचाने के लिए, इस वेल्डिंग पूल को स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल रखने के लिए। तो क्योंकि इसका नाम ही मेटल इनर्ट गैस है, तो यहाँ पे जो शील्डिंग गैस है वो क्या है, इनर्ट गैस है। कौन कौन सी है, हो सकती है एर्गॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ये चार का मिक्सचर होता है, एर्गॉन, हीलियम, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये, ठीक है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो चार मोस्ट कॉमन शील्डिंग गैसेज है या मिक्सचर्स हैं जो कि मिग वेल्डिंग में यूज होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि जो शील्डिंग गैस है यहाँ पे वो क्या है, एर्गॉन, हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर। ठीक है, ये शील्डिंग गैसेज हैं जो कि मिग वेल्डिंग में यानी मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। नेक्स्ट जो है वो है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग। ठीक है, वो थी मिग वेल्डिंग, ये TIG, टिग वेल्डिंग। ठीक है, डिफाइंड TIG वेल्डिंग लिखा आ जाए, डिफाइंड MIG वेल्डिंग, तो शॉर्ट फॉर्म है इसकी पता होनी चाहिए कि TIG का मतलब है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। अब जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है, सिंपल फर्क MIG मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में और टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में फर्क ये है कि जो टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग है ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करती है। ठीक है, लेकिन जो मेटल इनर्ट गैस जो वेल्डिंग थी वो वायर इलेक्ट्रोड यूज कर रही थी, ये फर्क है। ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस में टंगस्टन यूज होता है इलेक्ट्रोड और वेल्ड को प्रोड्यूस करने के लिए, और मेटल इनर्ट गैस में वायर इलेक्ट्रोड यूज होता है। रिमेनिंग प्रोसेसेस से हैं। So this is the difference between tungsten inert gas welding and metal inert gas welding. उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वेल्ड में स्ट्रेसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब जो ग्रूव वेल्ड होता है, जो फर्स्ट टाइप पढ़ाई थी ग्रूव वेल्ड, दोबारा जाके देखना कि जो नैरो कट या इंडेंटेशंस को ग्रूव कहते हैं, जो ग्रूव वेल्ड था
ठीक है, वो या तो टेंशन में स्ट्रेस होता है, या कंप्रेशन में होता है, या शियर में होता है, या फिर कम्बिनेशन ऑफ टेंशन होती है, कंप्रेशन होती है, शियर। ठीक है, तो जो ग्रूव वेल्ड होता है, इट मे बी स्ट्रेस इन टेंशन, या फिर कंप्रेशन में, या फिर शियर में, या कम्बिनेशन ऑफ टेंशन है, कंप्रेशन है, या शियर। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डायरेक्शन ऑफ लोड पे और पोजीशन ऑफ लोड पे डिपेंड करता है, रिलेटिव टू वेल्ड, कि वेल्ड की पोजीशन क्या है और लोड की पोजीशन क्या है। ठीक है, रिलेटिव टू द वेल्ड, ये उस पर डिपेंड करता है। तो ग्रूव वेल्ड जो है वो डिफरेंट कम्बिनेशन भी हो सकते हैं उसमें, स्ट्रेस स्ट्रेस के, या फिर वो स्ट्रेस टेंशन में हो सकता है, कंप्रेशन में या शियर में। तो ये डिपेंड किस पे करेगा कि लोड की डायरेक्शन क्या है और पोजीशन क्या है रिलेटिव टू द वेल्ड। अब ये जो सामने फिगर बनी हुई है, इसमें आपको नजर आ रहा है कि एक जो लोड है, ये दो प्लेट्स थी, वेल्ड की गई है वो आपस में। ठीक है, अब ये एक लोड लग रहा है। अब ये लोड क्या करेगा, इसको, इस प्लेट को इससे सेपरेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो है आपको, ये यहाँ पे ये वेल्ड, ये अपोजिट डायरेक्शन में उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और ये भी अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो ये P है लोड। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे शीयरिंग स्ट्रेंथ है, ये P/2 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और ये P/2 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तभी ये अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगा ना। तो ये F इज इक्वल टू P/2, और यहाँ पे भी F इज इक्वल टू P/2। ठीक है, तो जो लोड है इट इज रेजिस्टेंस, जो ये लोड रेजिस्ट कौन करेगी, ये जो शीयरिंग फोर्स P/2 है, हर वेल्ड की थ्रोट, ये वेल्ड की थ्रोट थी ना, ये वेल्ड की थ्रोट P/2 इस साइड पर रेजिस्ट करेगी इस लोड को, और P/2 इस साइड पर रेजिस्ट करेगी इस लोड को। तो जो शीयर एक्टिंग ऑन वेल्ड, उसको निकालने का फार्मूला क्या है, शीयर विच इज एक्टिंग ऑन वेल्ड, वो है F इज इक्वल टू P/2। P/2 क्या था, ये जो वेल्ड की थ्रोट यहाँ पे रेजिस्ट कर रही है और एक यहाँ पे रेजिस्ट कर रही है। तो शीयरिंग फोर्स निकालने का फार्मूला क्या है, ऑन ईच वेल्ड, हर वेल्ड पे, यानी इस पे मैंने निकालनी है। तो फार्मूला क्या है, P/2 डिवाइडेड बाय LTE। L इज लेंथ ऑफ वेल्ड एंड T इज थ्रोट थिकनेस। दिस इज थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस। ठीक है, T इज थ्रोट थिकनेस। अच्छा, ये एक ट्रेडिशनल या नॉर्मल या यूजुअल ट्रेंड है, कस्टमरी है, कि जो फोर्सेस ली जाती हैं फिलेट वेल्ड में, वो एज अ शेयर ली जाती हैं। ठीक है, फिलेट वेल्ड की बात कर रहा हूँ, ये फिलेट वेल्ड है, उसमें जो फोर्सेस ली जाती हैं फिलेट वेल्ड है सामने। फिलेट वेल्ड की मैंने बताई भी थी कि इट डू नॉट पेनिट्रेट द गैप, द जॉइंट। ठीक है, तो ये जो सामने ट्रायंगुलर शेप में होता है, जो सामने फिलेट वेल्ड है, जो फिलेट वेल्ड की जो कस्टमरी है, या फिर ट्रेडिशनल जो है, नॉर्मली हम जो है ना फोर्सेस जो लेते हैं इस फिलेट वेल्ड पे, वो कौन सी लेते हैं, शेयर लेते हैं थ्रोट पे। ठीक है, इस थ्रोट पे हम शेयर फोर्सेस लेते हैं इस फिलेट वेल्ड की। लोड की डायरेक्शन जहां मर्जी हो, ग्रूव के केस में तो मैंने बताया था ना कि आइदर ग्रूव जो है वो स्ट्रेस होगा शेयर में, टेंशन में, या कंप्रेशन में, या कम्बिनेशन हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ लोड पे डिपेंड करता है कि, और पोजीशन ऑफ लोड पे डिपेंड करता है कि वो रिलेटिव टू वेल्ड क्या है। लेकिन फिलेट वेल्ड के केस में डायरेक्शन जो भी हो लोड की, जो स्ट्रेसेस हम लेते हैं फिलेट वेल्ड में, वो हम शेयर स्ट्रेसेस लेते हैं। ठीक है, तो फोर्सेस जो फिलेट वेल्ड पे हम लेते हैं कि जो फोर्सेस लग रही हैं, वो कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, शेयर फोर्सेस लग रही है। ठीक है, और रिसर्च, डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ये पता चला है, जो फिलेट वेल्ड होता है ट्रांसवर्स टू द लोड, यानी कि लोड की जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर अगर फिलेट वेल्ड है, वो स्ट्रॉन्गर होगा देन फिलेट वेल्ड ऑफ सेम साइज पैरेलल टू द लोड। मतलब एक फिलेट वेल्ड जो है, मतलब ये जो केस है, इसमें क्या है कि जो फिलेट वेल्ड है वो ट्रांसवर्स है टू द लोड, लोड यूं लग रहा है, फिलेट वेल्ड यूं है, कि आपस में डायरेक्शन क्या है, 90 डिग्री एंगल मान रहा है।
तो जो फिलेट वेल्ड है वो ट्रांसवर्स है टू द लोड। ये केस जो होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है, इसमें फिलेट वेल्ड स्ट्रॉन्ग परफॉर्म करता है देन द फिलेट वेल्ड पैरेलल टू द लोड। सेम साइज हो और यहाँ पे अगर जो है ना ये पी की डायरेक्शन यहाँ पे हो जाए इसकी बजाय, ठीक है, तो ये क्या है कि फिलेट वेल्ड जो है वो क्या है, पैरेलल टू द लोड है। ये फिलेट वेल्ड है और लोड के पैरेलल है। तो ये केस जो है वो वीकर है, यानी कि टेस्ट ने ये शो किया है कि फिलेट वेल्ड जो पहला केस था ये वाला केस, इसमें फिलेट वेल्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर है देन किस केस के, इसको अगर लोड को मैं यहाँ लगा दूं इस केस के फिलेट वेल्ड पैरेलल टू द लोड। इसके बाद जो लोड शेयरिंग होती है, अगर दो लॉन्गिट्यूडनल फिलेट हो और एक ट्रांसवर्स फिलेट हो, वो किस तरह होती है, यानी ये लोड लग रहा है, इसमें ये जो है आपका ये लॉन्गिट्यूडनल फिलेट है और ये आपका फिलेट जो है वो कौन सा प्रोवाइड किया गया, ट्रांसवर्स फिलेट। ट्रांसवर्स क्या होता है, लोड के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये न्यू लोड लग रहा है तो ये जो फिलेट होगा ये ट्रांसवर्स फिलेट होगा, न्यू लोड लग रहा है तो ये वाला फिलेट क्या होगा, वो लॉन्गिट्यूडनल फिलेट होगा। तो अगर दो इस तरह का वेल्ड हो कि दो लॉन्गिट्यूडनल फिलेट हो और एक ट्रांसवर्स फिलेट हो, तो तब लोड की शेयरिंग कैसी होगी, तब लोड की शेयरिंग ऐसी होगी कि यहाँ पे शेयर आएगा क्योंकि यहाँ पे लोड लग रहा है, तो ये इसको प्लेट को उस तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, तो ये इसको रोकेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी शेयर होगी तो ये उसको उस तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में इसको प्रिवेंट करेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगी, टेंशन होगी, यानी कि इस वाले ट्रांसवर्स फिलेट पे टेंशन होगी और जो लॉन्गिट्यूडनल दोनों फिलेट्स हैं उन पे शेयर होगी। ये उस केस में होगा जब दो लॉन्गिट्यूडनल फिलेट हो और एक ट्रांसवर्स फिलेट हो। और जो लोड शेयरिंग होती है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है जब वेल्ड का साइज सेम हो, और लोड शेयरिंग जो होती है वो एरिया के प्रोपोर्शनल होती है जब वेल्ड का साइज डिफरेंट हो। ये भी चीज पता होनी चाहिए। अच्छा, ये बात ये इस तरह है कि जो स्ट्रेसेस होती हैं वेल्ड में, अब देखो दो केसेस गिवन है यहाँ पे। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जॉइंट इलोंगेटेड है इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, लोड न्यू लग रहा था, जॉइंट देखो इलोंगेटेड है, ये देखो इतने पोर्शन में जॉइंट प्रोवाइड किया गया। इस पोर्शन में क्या है, जॉइंट इतना सा इलोंगेटेड नहीं है, यहाँ पे इलोंगेटेड है ना, ज्यादा प्रोवाइड किया गया, इलोंगेट कर रहा है, ज्यादा पोर्शन तक जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक जा रहा है और यहाँ पे ये इतने पोर्शन, ठीक है। तो जॉइंट जो है अगर इलोंगेटेड होगा जैसे कि इस केस में इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, तो ट्रांसफर जो होंगी ना स्ट्रेसेस, क्योंकि इस प्लेट से स्ट्रेस ने इस प्लेट पे आना है, तो स्ट्रेसेस ट्रांसफर होंगी एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, वो यूनिफॉर्मली ट्रांसफर होंगी। अब देखो ये यूनिफॉर्मली ट्रांसफर होती है, एक ही पैटर्न बन रहा है, यूनिफॉर्म पैटर्न बन रहा है, यानी यहाँ से स्ट्रेसेस इस प्लेट में ट्रांसफर हो रही है यूनिफॉर्मली। और यहाँ पे देखो इस केस में स्ट्रेसेस जो ट्रांसफर हो रही हैं वो इंटरप्शन है उसमें, यूनिफॉर्म नहीं है। ये देखो ये जो पैटर्न बन रहा है यूं जिगजैग पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा है वो यूनिफॉर्मली बन रहा है यूं कर, और यहाँ पे जो है वो इंटरप्शन है, ठीक है। तो अगर एब्रप्ट सडन डिसकंटिन्यूटी आ जाए या सडनली सेक्शन चेंज हो ना, जैसे कि ये ऊपर वाला केस है, तो स्ट्रेसेस की जो ट्रांसमिशन है उसमें इंटरप्शन आती है लॉन्ग स्मूथ लाइन, और स्ट्रेसेस कंसंट्रेट हो जाती हैं। लेकिन ये जब लोड स्टैटिक हो तो कोई मसला नहीं है इस केस का, इनकी कोई मतलब इतना इशू नहीं है। लेकिन अगर लोड फटीग हो तो ये प्रॉब्लम काज करती है, स्ट्रेस की जो इंटरप्शन है। तो कहने का मकसद ये था कि जॉइन अगर इलोंगेटेड होगा जैसे कि ये लोड की डायरेक्शन में, तो स्ट्रेसेस जो ट्रांसफर होंगी वो यूनिफॉर्मली ट्रांसफर होंगी, अदरवाइज ये ऊपर जो इंटरप्शन आएगी। इसके अलावा स्पेसिफिकेशन की मैं बात कर रहा था कि जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स होते हैं, अभी पीछे बात की थी E70 और E90, उनकी स्पेसिफिकेशन किस तरह होती है। तो जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड होते हैं वो डिपेंड करते हैं वेल्ड मेटल पे, वेल्डिंग पोजीशन पे, टाइप ऑफ कोटिंग पे और टाइप ऑफ करंट रिक्वायर पे। ये चीज़
इम्पोर्टेंट है, कहीं पे भी पूछी जा सकती है। लेट्स सपोज कहीं पे लिखा होता है E7018 से क्या मुराद है। अच्छा, अब ये चीज़ याद रखनी है, हमेशा यूं लिखा जाता है इलेक्ट्रोड की जो डेजिग्नेशन है E XX XX, क्या मुराद है। जो पहला ई है, इससे मुराद होता है कि जो इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है। ई का मतलब है इलेक्ट्रोड, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोड। जो पहला है, पहले दो एक्स है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ई फॉर इलेक्ट्रोड, पहले दो एक्स रिप्रेजेंट करते हैं मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, पहले दो एक्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ को। ठीक है, जो फर्स्ट टू नंबर्स हैं वो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने यूनिट बताई थी पाउंड पर इंच स्क्वायर। ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। जो तीसरा एक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है वेल्डिंग पोजीशन कौन सी है, नंबर ऑफ वेल्डिंग पोजीशन और इलेक्ट्रोड जो यूज हुए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ वेल्डिंग पोजीशन, ठीक है, इन विच एन इलेक्ट्रोड कैन बी यूज। बेसिकली तीसरा एक्स उसको रिप्रेजेंट करता है। जो लास्ट डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है कि कोटिंग जो यूज की गई है वो टाइप कौन सी है और करंट कौन सा पास हुआ है वेल्डिंग में से। ये याद रखनी है चीजें, ये यहाँ मेंशन है। ठीक है, अब पहला जिस तरह के ये मेरे पास आया जी E7018, मैंने बता दिया कि नंबर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। E7018 का क्या मतलब है। ई का मतलब है कि इलेक्ट्रोड है जिसकी स्पेसिफिकेशन गिवन है। पहले दो डिजिट किसको रिप्रेजेंट करते थे, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ को। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रोड की जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 70,000 पाउंड पर स्क्वायर इंच है। वन का क्या मतलब है, अगर वन होगा तो इसका मतलब ये है कि हर पोजीशन में जो है वेल्डिंग पोजीशन जो है ना, हर पोजीशन में उसे वेल्ड किया गया। टू का मतलब है, अगर टू होता है तो उसका मतलब है फ्लैट एंड हॉरिजेंटल फिलेट वेल्ड। जो फिलेट वेल्ड थे वो फ्लैट और हॉरिजॉन्टल थे। थ्री का मतलब ये था कि फ्लैट वेल्डिंग ओनली, कि जो वेल्डिंग की गई है वो फ्लैट की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे वन गिवन है, तो वन का क्या मतलब है कि वेल्डिंग जो है हर पोजीशन में की गई है। तो वन मींस इट कैन बी यूज इन ऑल पोजीशन। जो वेल्डिंग है इट कैन बी यूज बेसिकली इन ऑल पोजीशन। ठीक है, जो वेल्डिंग पोजीशंस की बात कर रहा है कि ऑल पोजीशन, ऑल वेल्डिंग पोजीशन में यूज किया जा सकता है। इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है कि जो इलेक्ट्रोड है वो हर वेल्डिंग पोजीशन में यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये वन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर, ये रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ पोजीशन इन विच इलेक्ट्रोड कैन बी यूज, कि इलेक्ट्रोड को किस पोजीशन में यूज किया जाए, फ्लैट यूज किया जाए। ठीक है, हर पोजीशन में यूज कर सकते हैं, या फ्लैट और हॉरिजॉन्टल यूज किया जाए। ठीक है, तो वन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड को, ये जो इलेक्ट्रोड गिवन है जिसकी स्पेसिफिकेशन है, उस इलेक्ट्रोड को किसी भी पोजीशन में यूज कर सकते हो। आखिरी डिजिट जो रिप्रेजेंट करता है वो बताता है कि टाइप ऑफ कोटिंग क्या है और वेल्डिंग करंट टाइप क्या है। अब जैसे कि यहाँ पे E7018 है ना, एग्जाम्पल में डिजिट 8, ये टेबल से वैल्यू आती है। वन की वैल्यू भी, ये भी टेबल है लेकिन ये सिंपल ही है। ये तीन वैल्यूज अगर याद है तो वन का मतलब है कि हर पोजीशन में इलेक्ट्रोड को यूज कर सकते हैं, टू का मतलब, थ्री का मतलब। एट टेबल में दिखा देता हूँ। एट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है, मैंने बताया था कि आखिरी डिजिट क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोटिंग की टाइप क्या है और वेल्डिंग करंट कौन सा यूज हुआ है। सो वेल्डिंग करंट जो यूज हुआ है वो एसी, अल्टरनेटिव करंट या फिर डायरेक्ट करंट यूज हुआ है। और ये जो है ये इलेक्ट्रोड कौन सा है, आयरन पाउडर लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड की स्पेक्स है कि कोटिंग कौन सी हुई हुई है इलेक्ट्रोड पे, तो ये कौन सा है, आयरन पाउडर लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एट का ये मतलब है। मैं इसका टेबल दिखा देता हूँ, आखिरी डिजिट जो है, जो लास्ट डिजिट है उसका टेबल बता देता हूँ। ये टेबल है जी। अगर लास्ट डिजिट जीरो है तो इसका क्या, अभी मेरा क्या था, लास्ट डिजिट एट था, इसका मतलब क्या है, लो हाइड्रोजन आयरन पाउडर है। इलेक्ट्रोड की कोटिंग की बात कर रहे हैं कि कौन सी कोटिंग है, लो हाइड्रोजन आयरन पाउडर। पेनिट्रेशन क्या है उसकी, मीडियम। करंट टाइप क्या है, एसी। ठीक है, डीसी। ठीक है, ये करंट टाइप है।
ठीक है, तो ये बेसिकली ये बता रहा है, जो लास्ट डिजिट है वो क्या क्या चीज़ें बताता है, इलेक्ट्रोड कोटिंग कौन सी है, इलेक्ट्रोड की पेनिट्रेशन क्या है, और करंट का टाइप क्या है। ये चीज़ें जो है हमें लास्ट डिजिट बताता है। ठीक है, और ये आपको स्पेसिफिकेशन, ये टेबल जो है ना यहाँ से पता लगेंगी वैल्यूज। लेट्स सपोज लास्ट डिजिट 3 होता या 5 होता, इसका मतलब था लो हाइड्रोजन सोडियम इलेक्ट्रोड कोटिंग थी, पेनिट्रेशन मीडियम थी। तो इस टेबल से आपको पता लगेगा कि कोटिंग क्या है। तो डीसीईपी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव, या फिर इसको कहते हैं डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। खैर उस केस में हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे, हमारा इससे नहीं इतना ताल्लुक। जिस टेबल से हमें पता लगेगा कि डीसीईपी है, एसी है, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट है, ठीक है, और डीसी है, डायरेक्ट करंट है, या डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी है। डीसीईएन होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव, ठीक है। डीसीईपी क्या है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। तो करंट टाइप, पेनिट्रेशन और इलेक्ट्रोड कोटिंग हमें कहाँ से पता लगेगी, इस टेबल से। तो मेरा था E7018। तो 8 का मतलब ये था कि इलेक्ट्रोड कोटिंग हाइड्रोजन, लो हाइड्रोजन आयरन पाउडर है, पेनिट्रेशन मीडियम है, और करंट कौन सा है, एसी अल्टरनेटिव करंट है, या फिर डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली E7018 का मतलब था। ठीक है, फर्स्ट 2 डिजिट, पहला डिजिट बता रहा है इलेक्ट्रोड है, ये 2 डिजिट उसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ बता रहे हैं इन पाउंड पर स्क्वायर इंच। तीसरा डिजिट जो है वो इलेक्ट्रोड की पोजीशन बता रहा है जिसमें इलेक्ट्रोड को यूज़ किया जा सकता है। 1 मतलब हर पोजीशन में यूज़ किया जा सकता है, 2 मतलब फ्लैट हॉरिजॉन्टल, 3 मतलब फ्लैट वेल्डिंग, और आखिरी डिजिट क्या बता रहा है कि टाइप ऑफ करंट क्या है, इलेक्ट्रोड कोटिंग क्या है, और पेनिट्रेशन क्या है। ठीक है, तो ये डीसी, बट इन रिवर्स पोलैरिटी का क्या मतलब था, डीसीईपी, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। 70,000 PSI या फिर 70 KSI की बात है, मैंने बताया कि 70 का मतलब है 70,000 PSI उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है मिनिमम, या ये लिख लो या 70 KSI लिख लो, एक ही बात। 70 KSI का मतलब है 70,000 PSI, इसका मतलब यही है। अच्छा, इसके बाद कुछ कोड्स की जो रिक्वायरमेंट है, अब कोड की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं जी। जो AISC और ASD की रिक्वायरमेंट है, AISC क्या था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन, और ASD क्या था, अलाउएबल स्ट्रेस डिज़ाइन। इसकी जो अलाउएबल स्ट्रेस की वैल्यूज़ हैं, वेल्डेड कनेक्शन की बात करूँ क्योंकि हम वेल्डेड कनेक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसी की कोड रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे कि जो अलाउएबल स्ट्रेसेस होती हैं वेल्डेड कनेक्शन में, वो टेबल में गिवन है, इन मैनुअल्स के टेबल नंबर 2 to 21 में गिवन है। सिमिलरली LRFD जो है, लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिज़ाइन, ASD के टेबल 221 में गिवन है अलाउएबल स्ट्रेसेस की वैल्यू। LRFD क्योंकि डिज़ाइन स्ट्रेंथ को डील करता था, तो जो वेल्ड का डिज़ाइन, और क्योंकि ASD जो है अलाउएबल स्ट्रेस को डील करता था। अब जो LRFD था वो है लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिज़ाइन। LRD की जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है वेल्ड्स की, वो भी टेबल 222 में विद रेजिस्टेंस फैक्टर 5 गिवन है वैल्यूज़। फिर जो एस्टो है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफिशियल, वो कहता है जी जो अलाउएबल स्ट्रेसेस होती हैं एस्टो मैनुअल में, जो अलाउएबल स्ट्रेसेस हैं वो ज़्यादा कंजर्वेटिव है देन AISC। AISC क्या था, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन, मतलब कि ज़्यादा सेफर वैल्यूज़ जो गिवन है, ज़्यादा जो कंजर्वेटिव या सेफर वैल्यूज़ गिवन है वो अलाउएबल स्ट्रेसेस की, वो इस मैनुअल में गिवन है एस्टो। ठीक है, फिलेट वेल्ड की कितनी गिवन है, F.27 FU। फिलेट वेल्ड के लिए जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रोड की, वो कितनी है, 0.27 इस मैनुअल में एस्टो में। फिलेट वेल्ड के लिए की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 0.27 है, जो कि कनेक्टेड पार्ट की टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है। खैर इसी तरह जो है ना इलेक्ट्रोड, जो है इलेक्ट्रोड कॉम्बिनेशंस हैं, लाइक 836 की टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू 60,000 है और 70,000, ये डिफरेंट कोड्स की रिक्वायरमेंट है कि अगर 836 इलेक्ट्रोड होगा तो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 60,000 PSI होगी। ठीक है, इसी तरह
जो है कम्बिनेशंस डिफरेंट होंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू डिफरेंट होगी। इसके अलावा कोड की रिक्वायरमेंट्स कुछ और क्या क्या है, मेन बता देता हूँ। जो मिनिमम लेंथ होता है फिलेट वेल्ड का वो 4 टाइम्स द नॉमिनल लेग साइज ऑफ वेल्ड से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड जो एल थी, ये फिलेट वेल्ड हुआ था ना यूं करके, ठीक है, ये प्लेट की मैंने साइड पे बना दी, ये फिलेट वेल्ड था। तो जो इसकी लेंथ होती है ना मिनिमम, वो उसकी लेग साइज के 4 टाइम से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेग साइज जो था वो ये लेग साइज था यहाँ से यहाँ तक, इसके 4 टाइम मतलब लेग साइज इसका 4 टाइम लो तो उससे लेंथ कम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट ये था कि जो मैक्सिमम साइज होता है फिलेट वेल्ड का, अगर मटेरियल की थिकनेस 1/4 है तो वो 1/4 इंच ही होता है, फिलेट वेल्ड का साइज बता रहा है मैक्सिमम। और अगर थिकर मटेरियल है तो वो 1/16 इंचज लेस होता है मटेरियल की थिकनेस से। ये डिफरेंट कोड्स की जो रिक्वायरमेंट्स है पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो स्मॉलेस्ट वेल्ड साइज होता है वो 1/8 इंच होता है, स्मॉलेस्ट वेल्ड साइज। वेल्ड साइज क्या होता है, लेग लेंथ को वेल्ड साइज कहते हैं। लेग लेंथ मैं बता चुका हूँ, जाके पीछे दोबारा देखना है कि वेल्ड साइज या लेग लेंथ है क्या। तो जो इकोनॉमिकल वेल्ड साइज होता है वो 5/16 इंचज है, स्मॉलेस्ट कितना है 1/8। इसके अलावा जो एंड रिटर्न्स है, एंड रिटर्न्स भी बता चुका हूँ, दोबारा देखना। ये जो एंड रिटर्न्स है, ये जो है ना मिनिमम लेंथ एंड रिटर्न की वो ट्वाइस होती है नॉर्मल साइज ऑफ वेल्ड से, होनी चाहिए, बेसिकली होनी चाहिए। कोड की रिक्वायरमेंट है कि जो एंड रिटर्न है, सिमिलरली ऊपर भी बातें जो है वो होनी चाहिए, ये कोड की रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो एंड रिटर्न्स हैं, ये जो एंड रिटर्न था यहाँ से यहाँ तक ये पोर्शन, ठीक है, इसकी मिनिमम लेंथ जो है वो नॉर्मिनल साइज ऑफ वेल्ड से डबल होनी चाहिए। इसके अलावा जब लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड को यूज़ किया जाए, ठीक है, दो थे ना फिलेट वेल्ड, एक लॉन्गिट्यूडनल थे वो जब मैं पढ़ा रहा था कि लोड शेयरिंग बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल फिलेट एंड वन ट्रांसवर्स फिलेट। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल फिलेट्स हैं, फिलेट वेल्ड है, अगर वो अलॉन यूज़ किए जाएँ और अगर उसके साथ ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड्स ना यूज़ किए जाए तो उनकी जो लेंथ होती है लॉन्गिट्यूडनल फिलेट वेल्ड्स की जो लेंथ है, इट मे नॉट बी लेस देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब एक लॉन्गिट्यूडनल फिलेट ये है, एक प्लेट की इस साइड पे, ये प्लेट है ना, एक लॉन्गिट्यूडनल फिलेट जो है वो इस साइड पे और एक लॉन्गिट्यूडनल फिलेट इस साइड पे, तो इनकी जो लेंथ है, इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, ये वाली लेंथ इस वाले डिस्टेंस से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। और जो डिस्टेंस होता है बिटवीन फिलेट वेल्ड्स, यानी वही ये जो डिस्टेंस था, ये भी जो बात की फिलेट वेल्ड के दरमियान, ये एक फिलेट वेल्ड है और एक फिलेट वेल्ड यहाँ पे है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये, वो 8 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर एंड कनेक्शंस के लिए। तो ये डिस्टेंस 8 इंचज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या जब तक ट्रांसवर्स बेंडिंग को प्रिवेंट नहीं किया जाता। तो ये कुछ कोड की रिक्वायरमेंट्स थी, रिक्वायरमेंट्स तो और बहुत सी, ये मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है जो पता हो, ये याद होनी चाहिए आपको। और इसके अलावा जो है एक एंड बार, जो एंड रिटर्न्स होते हैं ना, एंड रिटर्न्स ये भी पीछे बता चुका हूँ, इनको बॉक्सिंग भी बोलते हैं, इनका दूसरा नाम बॉक्सिंग भी, एंड रिटर्न्स आर आल्सो नोन एज बॉक्सिंग। तो ये आपका वेल्डिंग कनेक्शन का लेक्चर था। इसमें कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन फ्रीली आस्क मी, यू कैन कांटेक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप। और इसके अलावा इस लेक्चर में से भी क्विज होगा नेक्स्ट वीक, और असाइनमेंट जो है इंशाल्लाह आज LMS पे अपलोड हो जाएगी आपकी, असाइनमेंट नंबर 3।